नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार की, जहां पर कल रात नरसंहार हुआ। रविवार की रात म्यांमार में सेना ने लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे लोगों को बेरहमी से मारा, उनकी हत्या कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक करीब 70 प्रदर्शनकारियों को गोली से सेना ने भून दिया, लेकिन मौत का आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। म्यांमार में अब चीनी खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन के दखल से नाराज लोगों ने चीनी निवेश वाली कई फैक्ट्रीज को जला दिया। म्यांमार के बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक्शन में है। आपात बैठक कर सेना की हुकूमत के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर भी विचार हो रहा है। म्यांमार में जो खूनी खेल मचा है, उससे जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 म्यांमार में नरसंहार। म्यांमार में कल खूनी रविवार साबित हुआ। तख्ता पलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग कर रही है। कल एक दिन में म्यांमार में करीब 70 लोग मारे गए। म्यांमार में यह अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। यंगून में सेना के नरसंहार से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए। यंगून की सड़कों पर रात भर अफरा तफरी मची रही। कल रात म्यांमार में लोगों का चीन के खिलाफ अचानक गुस्सा फूट पड़ा। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में प्रदर्शनकारियों ने चीन की फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की 10 फैक्ट्रियों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। फैक्ट्रियों पर हुए हमले में 7 चीनी मारे गए। म्यांमार में चीन के खिलाफ लोगों के एक जबरदस्त गुस्से को देखते हुए यंगून में चीनी दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन ने एम्बेसी की सुरक्षा में अपनी सेना PLA के जवानों को भी तैनात कर दिया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए चीन ने लोगों से हिंसा बंद करने की अपील की है। चीन को म्यांमार में अलग अलग इलाकों में अपने लोगों की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोग चीन की दखलंदाजी को लेकर काफी गुस्से में हैं। म्यांमार की जनता को लगता है कि चीन निवेश के नाम पर यहाँ के कई शहरों में अपना दबदबा बनाने की साजिश कर रहा है। चीन के दखल से नाराज लोगों ने चीन और उसकी फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है। म्यांमार के लोगों की नाराजगी ने चीन की भी चिंता बढ़ा दी है। नरसंहार पर उतारू म्यांमार की सेना महिलाओं को भी छोड़ने को तैयार नहीं। यंगून से सेना के अत्याचार का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेना खुलेआम महिला प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। इसके बाद म्यांमार की सेना फायरिंग में घायल महिला प्रदर्शनकारी को घसीटते हुए ले जाती दिखी। म्यांमार के यंगून में कल रात भर सड़कों पर फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रहीं। यंगून में ग्रांड हंता अस्पताल के पास भी सेना की फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। यंगून से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें म्यांमार की सेना सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के लगाए ड्रम और बैरिकेड पर गुस्सा निकालती नजर आई। म्यांमार में सेना के नरसंहार और अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र की वापसी की मांग कर रहे लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। रविवार को यंगून में रात भर हजारों लोगों ने कैंडल और मोबाइल टॉर्च ऑन करके सेना के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थी। म्यांमार में सेना लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों पर बर्बरता कर रही है। यंगून में एक पुल से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसके बाद वो मारे गए प्रदर्शनकारियों के बारे में बात करते दिखे। बर्मा की पुलिस का एक अमानवीय चेहरा भी सामने आया है, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद पार्टी करते नजर आए। तस्वीर में निर्दोष लोगों की हत्या के बाद पुलिसकर्मी खुश नजर आए। म्यांमार में सेना के अत्याचार से बचने के लिए कई लोग भागकर भारत में शरण ले रहे हैं। तियू नदी पार कर असम पहुंचे 116 लोगों में पुलिस के 2 ऑफिसर भी शामिल हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि वो निर्दोष लोगों पर गोली चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए भागकर भारत में आ गए। पिछले दिनों असम में भागकर आए म्यांमार के 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया था। बंगाल के रण में आज अमित शाह कहां पर करेंगे रैली। घायल हुई ममता कल ही व्हील चेयर पर चुनावी युद्ध में आ चुकी हैं। आज ममता की रैली कहां होनी है? अमित शाह ने बंगाल में कितनी सीटें जीतने का बड़ा दावा किया। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी के सामने नई चुनौती क्या है? बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बंगाल का रण फतह करने के लिए जी जान से जुटी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में 2 रैली करेंगे। सबसे पहले वो आज सुबह 11 बजे झारग्राम में और उसके बाद दोपहर 1 बजे रानीबंद में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के साथ पार्टी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। बंगाल दौरे के पहले दिन कल खड़गपुर में केंद्रीय गृह मंत्री ने रोड शो किया। रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ा। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा, ममता की चोट का सच जनता जानती है। वो ईश्वर से उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। बंगाल में बीजेपी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल की जनता सब जानती है। मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वो ठीक हो जाए।
पैर में चोट के बाद ममता बनर्जी बंगाल की चुनावी लड़ाई में व्हीलचेयर से ही प्रचार और सभा करने में जुट गई हैं। पैर में लगी प्लास्टर के साथ ममता आज पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगी। कल बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में भी चुनावी सभा करेंगी। कल ममता ने कोलकाता में गांधी की मूर्ति से हाजरा तक रोड शो किया था। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने इस लिस्ट में पार्टी के मौजूदा 4 सांसदों को भी टिकट दिया है। सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज, स्वप्नदास गुप्ता को तारकेश्वर, निशित प्रामाणिक को दिनहाटा, लॉकेट चटर्जी को चुनचुरा से टिकट दिया गया। बंगाल के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट में दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से दीपक हल्दर नाम आते ही पार्टी के लोगों ने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने टायरों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हल्दर जब टीएमसी में थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाया था। बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी होते ही नाराजगी के स्वर भी उठने लगे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी और बैशाखी बनर्जी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सोवन ने कहा कि पार्टी ने भी उन्हें बेहाला वेस्ट से टिकट देने का वादा किया था। वहीं बैशाखी ने कहा कि उन्हें भी भरोसे के बाद टिकट नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 34 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस सूची में 6 उम्मीदवार तीसरे चरण के हैं, 8 उम्मीदवार चौथे चरण के हैं, जबकि 3 उम्मीदवार 5वें चरण के हैं। बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन है। 27 मार्च को पहले दौर की मीटिंग होगी। 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को लगी चोट पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर के डीएम और ममता की सिक्योरिटी डायरेक्टर को हटा दिया है। इसके साथ ही मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को भी सस्पेंड कर दिया गया। ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्टिंग की बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तारीफ करते हुए बधाई दी है। ममता की चोट पर मिले रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने भी इसे हमला नहीं बल्कि हादसा माना है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मिथक तोड़ा कि ये कार्यकर्ताओं ने हमला किया। ये बताया कि ये एक पिलर के कारण जो दरवाज़ा टकराया उससे एक्सीडेंट हुआ। आज अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे कहां का दौरा। बीजेपी को लेके एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने क्या कहा और एआईएडीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में क्या वादे किए। चुनाव और उससे जुड़ी सियासत की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम का दौरा करेंगे। अमित शाह गुवाहाटी में टाउन हॉल में संबोधित करेंगे। वहीं नड्डा धाकुआ खाना और बोरभागिया बारसोला में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल असम गण परिषद ने विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। एजीपी ने इस लिस्ट में मंत्री फणिभूषण चौधरी और भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी को टिकट दिया है। चौधरी को बोंगाई गांव से जबकि गुनीन्द्र नाथ दास को बारपेटा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि असम को छोड़कर बीजेपी बाकी 4 राज्यों में चुनाव हार जाएगी। पवार का कहना है कि इन 5 राज्यों में चुनाव के रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज असम विधानसभा चुनाव के लिए 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। शिवराज नाहरकटिया में तरंग गोगोई, दुलियाजान में तिरोश गोवाला और डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत फुकन के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। धारापुरम से प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन को टिकट दिया गया है। वहीं खुशबू सुंदर को थाउजेंड लाइट से टिकट मिला है। बीजेपी राज्य में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा है कि मैंने 100 दिनों के भीतर बुनियादी मुद्दों पर लोगों की दी गई याचिकाओं को हल करने का वादा किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की करीब 17 लाख याचिकाएं मिली हैं। हम निश्चित रूप से 2 मई को सत्ता में आएंगे और 100 दिनों के अंदर सभी याचिकाओं को हल करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने अपना रविवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एआईएडीएमके का मैनिफेस्टो पढ़ते हुए पार्टी नेता सी पोन्नयन ने कहा है कि राज्य में दोबारा उनकी सरकार बनने पर हर साल हर परिवार को 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। हर परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता के पलानीस्वामी आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पलानीस्वामी ईटापट्टी विधानसभा के लिए पर्चा भरेंगे। उनका लक्ष्य पश्चिमी तमिलनाडु के सलेम में अपने गृह जिले में जीत की हैट्रिक बनाना है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर डॉक्टर ई श्रीधरन केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं केरल कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कलह सामने आ गई। कांग्रेस की केरल इकाई की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने एत्तुमनूर सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। लॉकडाउन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने क्या कहा और कहां पर बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों के बाद स्कूल बंद कर दिए गए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना जिंदा। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इस साल अब तक एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। कल एक दिन में 26,500 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 120 लोगों की मौत हो गई। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या 2,15,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। रविवार को महाराष्ट्र में 16,500 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित पुणे में कल 3,200 से ज्यादा नए मामले मिले। इस बीच लातूर में प्रशासन ने 31 मार्च तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कल एक दिन में करीब 2,000 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में करीब 2,000 केस मिलने से डर बढ़ गया है। उधर नागपुर में कल 2,200 से ज्यादा मामले मिले, जबकि 12 मरीजों की मौत हो गई। नागपुर में आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रविवार को पूर्ण तालाबंदी लागू कर दी। जिले में 31 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रशासन शहर में संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी भी कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को चिताया कि मान जाओ, कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन करो, नहीं तो सख्त लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि अगर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स वाले कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। जालंधर में 7 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल यहां 300 से ज्यादा नए केस मिले। कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद यहां लोग कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन करते दिखे। जालंधर समेत 8 शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे पंजाब में कल 1,500 नए केस मिले। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सरकार आज लॉकडाउन या रात का कर्फ्यू लगाने को लेकर फैसला ले सकती है। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के मामले 1,000 की तरफ बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक समेत देश के 9 राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद सरकार ने भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। कल रविवार को इंदौर में 263, भोपाल में 139 नए केस मिले। उधर उज्जैन में मास्क नहीं लगाने वालों को 200 रुपए के जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जा सकता है। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब गुजरात में भी संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद स्कूल दोबारा बंद किए जाने लगे हैं। राज्य सरकार ने 28 स्कूलों के 1,613 बच्चों की जांच कराई, जिनमें 85 छात्र संक्रमित पाए गए। गुजरात में रोजाना करीब 700 से भी ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। और बाटला एनकाउंटर केस में कोर्ट आज आतंकी को सजा सुनाने वाला है। बैंक कर्मियों ने क्यों 2 दिन की हड़ताल की बात की और राज्यसभा में किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। 13 साल पुराने दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज आतंकी आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट सजा सुनाएगी। आरोपी आरिज की गिरफ्तारी 2018 में हुई थी। आरिज खान पर 13 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है। एंटीलिया केस में मुंबई में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाजे को 25 मार्च तक पूछताछ के लिए एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में सचिन वाजे के वकीलों ने कहा कि एनआईए ने उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियंस ने आज से 2 दिन की बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। 2 सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल बुलाई गई। आज और कल देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के कारण बैंक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। राज्यसभा में आज ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और कृषि कानून को लेकर विपक्ष और केंद्र के बीच तकरार जारी रह सकता है। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक गृह मंत्रालय, पर्यटन और प्रकृति के साथ साथ लोक लेखा समिति सहित विभिन्न स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कोरोना पर बयान देंगे। आज से सुप्रीम कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई शुरू होने जा रही है। करीब 1 साल के बाद फिजिकल हियरिंग फिर शुरू होगी। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग और शारीरिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखना सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वालों के लिए जरूरी होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 मार्च को 32 पंजाब किसान यूनियनों की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थलों में कोई भी स्थायी ढांचा नहीं बनाना चाहिए। इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों के बन रहे पक्के मकानों का निर्माण कार्य रुकवा दिया है।
जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों ने 6 नागरिकों को बंधक बनाने वाले लश्कर आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकी की शिनाख्त शोपियान के नारपोरा निवासी जहांगीर अहमद वानी के रूप में हुई है। आतंकी के पास से यूएस मेड M4 कार्बाइन मैगजीन और अन्य सामग्री बरामद हुई है। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक भी घायल हुआ है। पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने पर जुटी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के लॉबिंग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को 7 लाख रुपए का चंदा दिया है। यह आतंकी संगठन भारत में प्रतिबंधित है और इसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत आतंकी घोषित कर चुका है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। इंग्लैंड ने भारत को 165 रनों का लक्ष्य दिया था। विराट कोहली ने शानदार नाबाद 73 रनों की पारी खेली, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ईशान किशन ने 56 रन बनाए। कहां पर दिन दहाड़े इंजीनियर की कार लूटकर फरार बदमाश हुए और पत्नी और बच्ची को भी अगवा करने की कोशिश की। कहां बीजेपी के 2 गुटों में झड़प हुई और कहां हो रही है पानी की कालाबाजारी। राज्य से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मिंगसन गोलचक्कर के पास कुछ बदमाशों ने एक इंजीनियर की कार को गन पॉइंट पर लूट लिया। इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सब्जी लेने निकला था, तभी बीच रास्ते पर बदमाशों ने इंजीनियर को पिस्टल की नोक पर ले लिया। बदमाश इंजीनियर को कार से उतारकर पत्नी और बच्ची को कार समेत अगवा कर लिया। हालांकि 200 मीटर के बाद बदमाशों ने पत्नी और बच्चे को कार से उतार दिया। दिल्ली में आज प्राइवेट स्कूल नर्सरी में एडमिशन के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। स्कूलों ने दूसरे चरण में आवेदन करने वाले सभी बच्चों की लिस्ट जारी कर दी है। अब तीसरे चरण की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनंद फानम में पुलिस आयुष की पत्नी अंकिता को लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंची, जहां उनका इलाज कराया गया। अंकिता ने पहले ही वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी दी थी। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विलय होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने के कयास बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि कुशवाहा के आने से नीतीश के कुर्मी कुशवाहा वोट पर फिर से पकड़ मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि जब से यूपी में योगी की सरकार बनी तब से 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें मरने वालों की तादाद में 37% मुसलमान शामिल हैं। ओवैसी ने यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस की बैठक के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर चल रही बैठक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर खूब हंगामा किया। बैठक के दौरान वार्ड अध्यक्षों की हुई नियुक्तियों को लेकर भी विवाद पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। एमपी के मुरैना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के समर्थकों और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों गुटों के लोग एक दलित के घर भोजन के लिए पहुंचे थे। BD शर्मा के साथ पहुंचे नरेश पाल के समर्थकों ने सिंधिया गुट के हरिओम शर्मा के समर्थकों को अंदर जाने से रोका, जिसको लेकर विवाद हुआ। सुखबीर बादल ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जलालाबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पहले भी सुखबीर जलालाबाद से चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2019 में फिरोजपुर से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। बाद में उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस ने जीत ली। दिल्ली में कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मंडी से वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर TV9 भारतवर्ष की टीम ने पाया कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी। पानी के प्राइवेट प्लांट पर भी लोग पानी भरने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।